ओम शांति। आज के वर्ल्ड एल्डर्स डे की आप सभी को बहुत बहुत मुबारक। हमें हमेशा हमारी सभ्यता बताती आई है और ये स्वयं हम सबका अनुभव भी है कि जीवन में हमें अपने बड़ों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उनके जीवन से, उनके जीवन के अनुभवों से, उनकी विजडम से। ऐसे ही विजडम के और ऐसे ही अनुभवों के किस्से लेकर के हम आपके साथ इस नई श्रृंखला के साथ जुड़ रहे हैं, जिसका नाम है बाप दादा की मदद की मीठी यादें। ये कार्यक्रम विशेष उन पलों को याद करने के लिए है और उनसे शिक्षा लेने के लिए है जिसमें हमें परमात्मा की, बाप दादा की प्रत्यक्ष मदद का अनुभव हुआ। और इन अनुभवों को हमारे बीच में रखने के लिए, हमसे उस विजडम और उन पलों को साझा करने के लिए मौजूद है आदरणीय बृजमोहन भाई साहब। भाई साहब, आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है। हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे कि जिनके द्वारा हम बाबा के मदद के इन पलों को याद करने वाले हैं, उनका अनुभव सुनने वाले हैं, वो इस संस्था के एडिशनल सेक्रेटरी जनरल हैं, जिन्होंने अपनी यूथ एज में ही परमात्मा को पहचान लिया और परमात्मा के कार्य में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित करके अपने समय को परमात्मा की सेवाओं में अर्पित किया। आपने कदम कदम पर परमात्मा की मदद का अनुभव किया है और इस संस्था को आज जो इसने विस्तार रूप से पूरे विश्व में व्याप्त है, अपनी सेवाएं दे रही है, उनकी सेवाओं से आप ग्राउंड लेवल से जुड़े हुए हैं। तो उन सेवाओं की झलकियों में किस प्रकार से परमात्मा ने मदद करी, आज हम आपके द्वारा ऐसा ही एक किस्सा जानने के लिए इच्छुक हैं। सर्वप्रथम भाई साहब, आपका पुनः स्वागत है हमारे बीच में। ओम शांति। थैंक यू भाई साहब। हमने परमात्मा के ज्ञान में, मुरलियों में अक्सर करके सुनते हैं कि परमात्मा कहते हैं कि इस संसार में सबसे श्रेष्ठ हस्ती यदि कोई है तो वो परमात्मा है। सबसे इम्पॉर्टेंट इवेंट अगर कुछ है तो वो परमात्मा का अवतरण शिव जयंती है। इसी संदर्भ में परमात्मा कहते हैं कि जैसे कोई भी महान प्रतिष्ठित व्यक्ति होता है तो उसके लिए संसार में उनको सम्मान देने के लिए कुछ ना कुछ रीतियाँ अपनाते हैं, जैसे कि अभी पिछले ही मुरली में आया था स्टैम्प। तो परमात्मा जो सर्वश्रेष्ठ हस्ती है, परमात्मा ने मुरलियों द्वारा कई बार इशारे दिए कि परमात्मा का स्टैम्प भी होना चाहिए। और ये बताते हुए बहुत खुशी है हमें आप सभी को कि 1994 में ये साकार भी हुआ। तो इसके विषय में भाई साहब हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं, क्योंकि बाबा ने आपको निमित्त बनाया इस सेवा के लिए। सो कैसे ये संभव हो पाया, आप थोड़ा हमें कुछ बताएं। देखिए, प्यारे बाबा ने पहले चली हुई मुरलियों में भी कहा था कि दुनिया के अंदर जितने भी प्रतिष्ठित खास व्यक्ति हुए हैं उनकी यादगार बनाई जाती है। और भारत में अन्य यादगारों के अलावा जो भारत का पोस्टल डिपार्टमेंट है वो कोमेमोरेटिव स्टैम्प्स निकालता है। और ये कोमेमोरेटिव स्टैम्प जो होते हैं ये शरीर छोड़ने के बाद ही किसी के बनाए जाते हैं। तो बाबा ने कहा था बाबा का भी स्टैम्प होना चाहिए, निराकार शिव का नहीं होना चाहिए क्योंकि उसको तो लोग पहचानते नहीं हैं, लेकिन उसके माध्यम ब्रह्मा बाबा का स्टैंप निकलना चाहिए। और बाबा जो कुछ कहता है वो होता ज़रूर है। तो हम दिल्ली में रहते थे तो हमने सोचा बाबा ने कहा है तो स्टैंप निकालो। और उस वक़्त ये कार्य बहुत मुश्किल था क्योंकि रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के जिस प्रकार की हमारी संस्था है, एक होते हैं संसारिक रिलीजियस लीडर्स, उनके जो वो वेल नोन है सारे इंडिया में, उनके तो निकालते हैं क्योंकि वो पर्सनैलिटी का जो स्टैंप होता है वो सारी जितने भी स्टैंप निकालते हैं उसका 10% कोटा भी होता है। इस प्रकार से ये काफ़ी मुश्किल काम है।
फिर भी हमने कहा बाबा कहता है तो बाबा का काम खुद ही करता है। जैसे हम आपकी श्रृंखला का शीर्षक है कि वो मदद करता है और हम सिर्फ निमित्त बनते हैं। तो हमें तो पता ही था कि बाबा मदद करेगा, किसी चीज़ में हाथ डालो। तो इसी प्रकार से हमने फिर सोचा स्टैंप के लिए अप्लाई किया जाए। डिपार्टमेंट में गए, वहाँ से सारे रूल्स पूछे और उसके अनुसार हमने एप्लीकेशन दी। तो भाई साहब, अभी आपने कहा कि 10% का ही निकलता है, और ये भी हमने सुना है कि 3 बार कोशिश भी की गई। हाँ, तो इतना ऐसा क्यों करना पड़ा इतना? ऐसे है कि कोई भी काम आसानी से नहीं होता, लेकिन बाबा ने कहा हुआ है आपकी सफलता भी ज़रूर होगी। तो पहली बार जब हमने स्टैंप के लिए अप्लाई किया तो इसका सिस्टम है, एक फिलैटेलिक एडवाइजरी कमेटी होती है। एक कमेटी होती है जिसमें देश के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को रखा जाता है। जो भी स्टैंप बनाने का प्रपोज़ल आता है उसको देखते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, इस हिसाब से ये स्टैंप बनाना क्यों ज़रूरी है। जब वो कमेटी अपनी फाइनल करती है ये बने, तब वो स्टैंप निकलता है। तो पहली बार जब हमने अप्लाई किया तो उस वक्त यूनियन मिनिस्टर जो थे इस डिपार्टमेंट के, वो ब्रिजलाल वर्मा जी थे। तो वो जब वो प्रपोज़ल बना तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी मीटिंग होनी थी स्टैंप एडवाइजरी कमेटी की, और मैं और आशा बहन जी जो मेरे साथ सेवा करती हैं, हम लोग वहाँ एक हॉल में जाके अलग कमरे में बैठ गए और खूब योग लगाने लगे कि स्टैंप निकले। अंदर कमेटी जो थी वो मीटिंग कर रही थी। अचानक इतना सीरियस योग लगाते समय भी मुझे झपकी आ गई। तो जब मुझे झपकी आई तो मैंने बहन जी को कहा, बहन जी ये स्टैंप नहीं निकलेगा। जब हम इतना इम्पोर्टेंस से इसको कर रहे हैं, ख़ास योग लगा रहे हैं, तो मुझे झपकी आने का क्या मतलब, ये तो ज़रूर ड्रामा की कोई भावी है। तो हुआ वही कि जब स्टैंप एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग पूरी हुई तो उन्होंने इनकन्क्लूसिव थी, यानी पूरा फैसला नहीं कर पाए कि शायद अगली मीटिंग में और फैसला करेंगे। उनके 1-2 मेंबर भी नहीं आए थे। उसके बाद क्या हुआ कि मिनिस्टर ब्रिजलाल वर्मा जी ने शरीर छोड़ दिया, उनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो फिर नया मिनिस्टर बनता है। तो जब नया मिनिस्टर बनता है तो वो राजेश पायलट जो थे वो नए मिनिस्टर बने उसके। तो फिर दोबारा से क्या होता है कि जो नया मिनिस्टर बनता है वो एडवाइजरी कमेटी में कुछ अपने आदमियों को भी रख देता है, कुछ रिकॉन्स्टिट्यूट कर देता है स्टैंप एडवाइजरी कमेटी को। उन्होंने रिकॉन्स्टिट्यूट कर दिया, हमने रीअप्लाई किया क्योंकि पहला तो सारा ख़त्म हो गया, अब दूसरा अटैम्प्ट हो गया ये। तो जब हमने रीअप्लाई किया, रिकॉन्स्टिट्यूटेड कमेटी ने जिस दिन फाइनल रिपोर्ट देनी थी, जिस पर उसका फ़ैसला होना था, एन उसी दिन राजेश पायलट का पोर्टफोलियो बदल दिया गया। गवर्नमेंट ने उसका कोई और डिपार्टमेंट दे दिया, फिर वो मामला रह गया। अच्छा, तीसरी बार जो था सुखराम जी एक थे, वो मिनिस्टर बने। तो जब सुखराम जी मिनिस्टर बने तो मेरे दिल में घंटी बजी कि ये काम ज़रूर हो जाएगा। वो क्यों बजी कि एक उसकी मुँह बोली बहन थी, हिमाचल के हैं वो, उसका नाम था मेजर मोहिनी। तो क्या था कि एक बारी हम शिमला में सेवा पर गए थे और वहाँ एक पुलिया पर हम खड़े होकर थर्मस निकाल के चाय पी रहे थे। मैं था, मोहिनी बहन थी, 1-2 और थे। तो वो मेजर मोहिनी शायद वहीं रहती थी। तो बहनों को देख कर ना वो आ गई और बातचीत करने लगी। तब उसने बताया उसको सोशल सर्विस के लिए मेजर का उपाधि मिली हुई, यंग लेडी थी, यूनिफॉर्म पहना हुआ था। अच्छा, तो उससे मुलाकात हुई, उसके बाद हम चले गए। सेकंड टाइम वो मेजर मोहिनी शिमला की जो जिज्ञासु थे, माउंट आबू आते हैं ना पार्टी, उसमें आई। उस समय भी मैं माउंट आबू में था, तो स्मृतियाँ याद हो गई। मैंने कहा अरे आप तो वो हैं, आधी आधी थोड़ी बातचीत हुई। अच्छा, तो अब मुझे लगा कि सुखराम जी उसको ज़रूर कमेटी में रखेंगे। तो हुआ वही कि सुखराम जी ने मेजर मोहिनी को फिलैटेलिक एडवाइजरी कमेटी में रख लिया। अब वो तो हमें जानती थी, तो इसलिए सुखराम जी हमें नहीं जानते थे। इसलिए जब एडवाइजरी कमेटी ने डिसाइड किया तो उसके अंदर क्या था
कि कई मेंबर थे। उसमें होता है आर्टिस्ट हों, कल्चर के जानने वाले हों, फिलैटली के एक्सपर्ट हों, कम्युनिस्ट भी होते हैं, तरह तरह के होते हैं। तो उन कमेटी वालों ने डिसाइड किया कि स्टैंप नहीं निकलनी चाहिए। ये ब्रह्मा बाबा को कोई जानता नहीं है, ये कोई ट्रेडिशनल रिलीजियस संस्था नहीं है। तो मेजर मोनी भी उसकी मेंबर थी, तो उसने उनसे फाइट किया, उनको बताया कि अरे ये तो इतनी बड़ी संस्था है, ऐसी ऐसी सेवा कर रही है। फिर भी उन्होंने मतलब ओके नहीं किया, अनडिसाइडेड रहे। तो वो सुखराम जी के पास गई, तो सुखराम जी ने कहा आई रिजर्व माई राइट एज मिनिस्टर टू डिसाइड। कमेटी को ये कह दिया, कमेटी को ओवर रूल कर दिया, और सुखराम जी ने वो स्टैंप ओके कर दी। इस प्रकार से ये स्टैंप जो है 3 अटैम्प्ट के बाद निकली। बाबा करवाता तो है, लेकिन पक्का होता है कि बाबा करवाएगा। तो भाई साहब आपने बहुत अच्छी बात शेयर की। पहली बार जब आप बैठे थे योग करने तो आपको झपकी आ गई, लेकिन आपने तुरंत कैच भी तो कर लिया कि इसका मतलब है कि ये कार्य में विघ्न आएगा। तो ऐसे तो कई बार होता है, हम सेवा पे जाते हैं और कोई ना कोई हमारी स्थिति ही उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन हमारी कैचिंग पावर उतनी नहीं है जो हम उस समझ जाएं कि ये कहीं ना कहीं बाबा का इशारा है। इशारा है, वरना जो व्यक्ति खास एक्टिव अलर्ट होकर बैठा हुआ है उसको झपकी क्यों आ जाएगी, ये है। तो भाई साहब जो आपने बताया कि मेजर मोहिनी ने फिर उस चीज़ को समझा, क्योंकि बाबा का अनुभव भी करके गए वो मधुबन में आकर के, तो ये भी बाबा की मदद ही थी। तो हाँ, यही मैं इसमें हाईलाइट होना चाहिए कि देखिए कैसे बाबा ने एक बारी हुआ, दूसरी बारी हुआ, कैसे बाबा की मदद ना होती तो सुखराम जी मिनिस्टर नहीं बनते, और सुखराम जी को मुँह बोली बहन नहीं होती, और वो हमें जानती नहीं होती। तो क्या समझा जाएगा कि बाबा ने डायरेक्टली हेल्प करके निकलवाई। और भाई साहब इसमें देखा मैंने कल जब बाबा ने मुरली में कहा तो स्टैंप भी बहुत काफ़ी सारा सोशल मीडिया में रिवाइज हुआ, सबके पास पहुंचा उसकी फ़ोटोग्राफ। तो वो 1 रुपी स्टैंप है, तो इसका भी कुछ क्राइटेरिया होता है कि 1 रुपी किनका बनेगा, कैसे 1 रुपी का ही क्यों बना? ऐसा है कि जो कॉमेमोरेटिव स्टैंप होते हैं वो बहुत थोड़े बनते हैं, मतलब ऐसे नहीं कि कॉमनली वो हर पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, यादगार के होते हैं। और उसका आप जानते हैं कि दुनिया के अंदर स्टैंप कलेक्टर हैं जो इस तरह के स्टैंप्स को इकट्ठा करके एल्बम बनाते हैं देश विदेश की। तो ये स्टैंप को नॉर्मली इसका जो डिनोमिनेशन होता है वो ऊंचा रखते हैं, मान लो 20 रुपये का, 10 रुपये का, अच्छा, ताकि वो थोड़े लोग खरीदें, जिसको उसकी ज़रूरत पड़ेगी वही खरीदेगा। उस समय जब ये स्टैंप निकला था तो 1 रुपी का स्टैंप नॉर्मल था जो कि हर लिफाफे पे लगता था। तो उन्होंने हमें कहा था हम मिनिमम 5 रुपए का निकालेंगे, लेकिन हमने बाबा को याद करके उनको कहा कि देखिए कॉमन तो 1 रुपये का ही है, इसलिए कृपया हमारा 1 रुपये का निकाल दो। तो एज ए स्पेशल केस बाबा की मदद ही समझिए कि उन्होंने 1 रुपये का स्टैंप निकाला जो उस समय बहुत पॉपुलर था, ताकि उसी वक्त लोग उसको लगा करके जहाँ जहाँ जाएगा वहाँ सेवा करेगा। मतलब इस स्टैंप को केवल यादगार में नहीं लेकिन प्रैक्टिकली हाँ, भी ताकि यूज़ में हो जाए। हाँ जी, आम आदमी ले सके। हाँ जी। और भाई साहब इसका डिज़ाइन भी बहुत यूनिक है, इसमें ब्रह्मा बाबा भी हैं लेकिन निराकार शिव बाबा का भी इसमें चिन्ह है। हाँ। तो ये डिज़ाइनिंग किसने फाइनल किया इसका? ऐसा था कि वो मांगते हैं कि आप डिज़ाइन दीजिए, फिर वो फाइनल करते हैं। तो हमने ऑस्ट्रेलिया के भाई बहन इसमें एक्सपर्ट थे, वो काफ़ी खर्चा करके उन्होंने हमें 4 डिज़ाइन भेजे थे, तो हमने उनको वो सबमिट कर दिए। लेकिन ये डिज़ाइन पोस्ट ऑफिस वालों ने खुद बनाया है, उस डिपार्टमेंट ने बनाया है। हम हैरान थे कि और भी आपको एक बात बताएं, स्टैंप इसके आधे साइज़ का भी होता है। तो पहले हमने कह के कमेमोरेटिव लंबा स्टैंप बनवाया, फिर ये डिपार्टमेंट वालों को शायद बाबा ने टच किया, उन्होंने जो उसके ऊपर गुंबज बना हुआ है, ओम शांति भवन के ऊपर जो है ना गुंबज वो है, और उसमें से सूर्य की किरणें निकल रही हैं जो शिव बाबा को रिप्रेजेंट करती हैं, और हाफ स्टैंप में उन्होंने बाबा का फ़ोटो लगाया। तो वो स्टैंप इस तरह का सुंदर बन गया कि जब वो निकला तो मेरे से बहुत सारे भाई बहनों ने पूछा ये डिज़ाइन किसने बनाया है? तो ये डिज़ाइन वाकई डिपार्टमेंट वालों ने खुद बनाया था।
तो ये जो सूरज की किरणें, गुंबद, ये हमने उनको दिए होंगे हमने इनपुट्स? फ़ोटो दिया था, फोटो दिए। उससे उन्होंने बना लिया। तो भाई साहब, आपने बताया कि ये प्रैक्टिकली यूज़ हुआ और बाबा ने केवल आपको निमित्त, क्योंकि आप थे इतने की नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट वालों को भी बाबा ने टच टच करके किया, डेफिनेटली। अपना काम करवाया। और इसकी क्या विशेषता रही भाई साहब, जब ये निकला तो इससे और क्या सेवा हुई? देखिए, इस स्टैम्प के साथ हर स्टैम्प जब वो निकालते हैं एक फर्स्ट डे कवर बनाते हैं, एक लिफाफा बनाते हैं जिसमें सब कुछ छपा होता है, और उसके बाद उसका एक कैंसिलेशन करते हैं। जैसे आम तौर पे टिकट के ऊपर वो कैंसिल करते हैं ना, ठप्पा लगा के, वो तो डेट लिखी होती है, कुछ और काला काला होता है, लेकिन वो एक स्पेशल पूछते हैं कि हम इसको कैंसिल कैसे करें। तो हमने उनको शिव बाबा का चित्र दिया। शिव बाबा के चित्र से एक तरफ लाइनें निकली हुई हैं, अगर आप वो फर्स्ट डे कवर दिखा सकें तो वो एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि ब्रोशर निकालते हैं, उसका एक छोटा सा लीफलेट निकालते हैं 2 पेज का। तो ख़ास बात इसमें यह है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हर कोई समझेगा कि ये बाबा की द्वारा ही निकलाई हुई है। तो बात यह है कि दुनिया में जितने भी स्टैम्प निकलते हैं वो, और उसमें व्यक्ति होता है, पर्सनैलिटी होती है, तो पर्सनैलिटी के नाम से निकलते हैं, और उसका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ लिविंग बॉडी दिया जाता है। अच्छा, ये स्टैम्प ऐसा नहीं है। पहली बात तो यह है कि बाबा का, ब्रह्मा बाबा का लौकिक नाम था दादा लेखराज। तो नॉर्मली गवर्नमेंट जो है लेखराज जी के नाम से स्टैम्प निकालती और नीचे उनकी डेट ऑफ बर्थ देती, डेट ऑफ लिविंग बॉडी देती। ये स्टैम्प प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से निकला हुआ। ये एक बहुत बड़ी बात है, जिससे साफ जाहिर होता है कि भगवान ने सीधा टच करके उनकी बुद्धि को निकलवाया। क्योंकि आप सोचिए, प्रजापिता ब्रह्मा, ब्रह्मा कुमारी इसके हेड हैं। क्या और कभी भी क्या गवर्नमेंट निकालेगी किसी का स्टैम्प ये ब्रह्मा है? अलौकिक नाम हो गया ये तो। अलौकिक नहीं, नाम ब्रह्मा को सारी दुनिया जानती है, वो कहेंगे ये ब्रह्मा कैसे है? जी। ब्रह्मा के नाम से तो मानेंगे ही नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा जो गीता में भी लिखा हुआ है, सृष्टि की आदि में ब्रह्मा ने यज्ञ रचा। तो सबसे वंडरफुल बात यह है कि गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज कर रही है इनडायरेक्टली, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और 1994 में कि ये ब्रह्मा बाबा है। यानी जहाँ जहाँ ये स्टैंप जाएगा तो गवर्नमेंट का ठप्पा है ना, हम कहेंगे ब्रह्मा बाबा है, वो तो हम कह रहे हैं, लोग थोड़ी मानेंगे। लेकिन एक इनडायरेक्ट गवर्नमेंट रिकॉग्निशन हो गई कि ये ब्रह्मा बाबा है, तो आप कोई सोच भी नहीं सकता। एक तो स्टैंप निकालना इम्पॉसिबल, और ये तो टोटली बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है कि कोई भी सरकार, आज भी आप अप्लाई करके देख लीजिए कि उनके अलौकिक नाम से ना उसमें डेट ऑफ बर्थ है ना डेट ऑफ डेथ है, क्योंकि वो तो अलौकिक ब्रह्मा है, वो स्टैंप निकाली। तो ये खास इसकी खूबी यही रही कि बाबा ने उनकी बुद्धि को प्रेर करके उस प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से पोस्टेज स्टैंप निकलवा दी। और दूसरी बात, उसका जो ब्रोशर बनता है, तो ब्रोशर में लिखा जाता है ये व्यक्ति कौन है। तो उन्होंने हमसे पूछा, तो हमने तो बाबा का परिचय दिया, उन्होंने वो परिचय छापा। अगर आप उस ब्रोशर को पढ़े तो उसके रोंगटे खड़े हो जाएं, रोमांच खड़े हो जाएं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट, ये और मिनिस्टर से पास होता है, फिलेटलिक कमेटी से पास होता है, सबसे पास होकर के एक तो स्टैंप यूनिक निकली। जो अगर दादा लेखराज की स्टैंप निकलती तो आपके ख्याल में उससे इतनी सेवा होती? और दूसरे उसका ब्रोशर, उसमें ब्रह्मा बाबा का परिचय ऐसे दिया हुआ है जैसे हमारी बुक्स में होता है। तो ये दो बहुत इम्पॉर्टेंट बातें हुई। उसके साथ क्या होता है, वो उसका एक पैक बनाते हैं सेरेमोनियल। उसमें क्या करते हैं, वो ब्रोशर भी डालते हैं, फर्स्ट डे कवर कैंसिलेशन भी डालते हैं, और स्टैंप का एक लीफ भी डालते हैं। अच्छा, फिर एक ब्लो अप होता है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसका ब्लो अप भी देती है। जो बड़े बड़े साइज़ के स्टैंप होते हैं ना, वो गवर्नमेंट खुद बना के देती है, वो भी दिया गया। हमने ये स्टैंप जो था, इतना इसका फ़ायदा हुआ, एक प्रकार से ये एक ऐतिहासिक घटना हो गई संस्था के उसमें। बाबा के तो मुख से निकला था, लेकिन बाबा ने करवा भी दिया, और ऐसे ढंग से कराया, किसी को भी दिखाओ वो आश्चर्य खाता है। प्रजापिता ब्रह्मा नाम से
सरकार स्टैंप निकाल दे, उस सरकार उनको रिकॉग्नाइज कर रही है, जबकि दुनिया के लोग अभी उनको जानने की कोशिश कर रहे हैं। हम बार बार कह रहे हैं ये प्रजापिता ब्रह्मा है, कितनी ये आश्चर्य की बात नहीं है क्या? बिल्कुल भाई साहब। भाई साहब एक चीज़ और भी है, जैसे बाबा ने शरीर छोड़ा 1969 में, हाँ। और स्टैम्प निकला 1994 में। हाँ। तो क्या इतने समय बाद भी गवर्नमेंट निकाल सकती है स्टैम्प? नहीं, गवर्नमेंट तो होता है 10th एनिवर्सरी, फिर उसके बाद 25वीं एनिवर्सरी, फिर 50वीं ओकेजन्स होते हैं, तो वो चुनते हैं। तो क्योंकि हमने अप्लाई ही उस वक्त किया तो उसमें वो कवर होता था, इसलिए उन्होंने निकाल तो दिया। ये भी बाबा की मदद है कि उनके उसमें कवर अप हो गया वो चीज़। मान लो हम आज दादी जानकी जी का स्टैंप निकलवाना चाहें तो फर्स्ट एनिवर्सरी उनकी आ रही है, तो उनके रूल्स में लिखा हुआ है कि 10th एनिवर्सरी से पहले कोई स्टैंप नहीं निकलेगा। दूसरी बात ये भी लिखा हुआ है कि केवल राष्ट्रपति भारत का है उसकी फर्स्ट एनिवर्सरी पर निकल सकता, उनके बाकायदा रूल्स हैं। तो रूल्स के अंदर भी कवर हो गया। और मेन बात थी इतनी बड़ी कमेटी जिसमें कम्युनिस्ट मेंबर था, जिन्होंने कहा था कि इनका नहीं निकलना चाहिए, और भी कोई होंगे, लेकिन वो मिनिस्टर ने ऐसा, क्योंकि उसकी बहन थी वो, उसने जाके कहा ये तो निकालना ही है। मिनिस्टर ने लिख दिया आई हैव डिसाइडेड टू टेक द डिसीजन माई सेल्फ, कमेटी को ओवर रूल कर दिया। ये सारी बातें हैं। तो फिर वो मेजर मोहिनी उसके बाद संपर्क में रहे ज्ञान में? वो तो रहती है, शिमला में रहती थी, वो संबंध संपर्क वाली थी। हाँ, ये है। और भाई साहब ये तो डिसाइड हो गया कि स्टैम्प बनेगा, डिज़ाइन निकल गई, लेकिन जब इसकी लॉन्चिंग होती है तो उसमें तो और भी बहुत चीज़ें होती हैं इन्वॉल्व, तो उसकी लॉन्चिंग भी इतनी सहज बाबा की मदद से हुई या उसमें भी कोई विघ्न आए? देखिए, स्टैंप की लॉन्चिंग एक बड़ा इम्पोर्टेंट विषय होता है। उसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट को मनाना पड़ता है, और अगर उसमें कोई बहुत बड़ा व्यक्ति लॉन्चिंग करे तो मिनिस्टर को खुद आना पड़ता है, उसकी डायरेक्टर एक लेडी थी, उसको आना पड़ता है। तो हमने, क्योंकि हमारी संस्था के लिए हिस्टोरिक ओकेजन था, तो हमने राष्ट्रपति जी को अप्रोच किया, जो हाईएस्ट इंडियन डिग्नेटरी है। शंकर दयाल शर्मा जी उस समय राष्ट्रपति थे। तो हमने तो इसको पूरी तरह से सेरेमनी करके मनाने के लिए सोच लिया कि सारे इंडिया में और लंदन में और जहाँ जहाँ हमारे राजदूत हैं वहाँ भी करेंगे। तो हमने क्या किया, राष्ट्रपति जी को अप्रोच किया, तो बाबा की मदद से उन्होंने मान लिया कि मैं इसको करूँगा। अच्छा, ये बड़ी बात थी। अब उनके मानने के कारण मंत्री को भी वहाँ जाना पड़ता है, डिग्नेटरीज भी आते हैं, और वहाँ 50 लोगों को हमें इनवाइट करना होता है, जो इम्पोर्टेंट लोग होते हैं ना। और उनका एक हॉल है, दरबार हॉल, राष्ट्रपति भवन में, जहाँ से वो लॉन्च होता है। अच्छा, तो उन्होंने मान लिया। तो हमने क्या किया कि उससे नेक्स्ट डे, लॉन्चिंग की डेट जो है उसके नेक्स्ट डे हमने कह दिया सेरेमनी ऑफ लॉन्चिंग। यानी उस दिन तो कर नहीं सकते हम, क्योंकि राष्ट्रपति इनॉग्रेट कर रहा है, लेकिन अगले दिन हमने सेरेमनी ऑफ लॉन्चिंग ऑफ स्टैंप करके सारे इंडिया में सब अपने जो कैपिटल सिटीज़ हैं उसके भाई बहनों को कह दिया। और ख़ास तौर पर लंदन में LM सिंघवी जो थे, बड़े मशहूर व्यक्ति थे, वो एम्बेसडर ऑफ इंडिया थे, बहनों ने उनको भी कहा, वो भी मान गए, और कई जगह हुआ। लेकिन हुआ ये कि बॉम्बे में रमेश भाई थे हमारे और उषा बहन, उन्होंने गवर्नर को अप्रोच किया, क्योंकि हर अदर स्टेट में गवर्नर ने लॉन्च करना था, नेक्स्ट टू प्रेसिडेंट होता। तो गवर्नर थे PC अलेक्जेंडर। वो PC अलेक्जेंडर जो थे वो बहुत हाई ऑफिसर, बड़े ऑफिसर थे, तभी गवर्नर बने। कुछ समय पहले वो शंकर दयाल शर्मा जी के भी सेक्रेटरी थे। अच्छा, जब PC अलेक्जेंडर को लेके गए तो PC अलेक्जेंडर ने फ़ौरन राष्ट्रपति को फ़ोन कर दिया कि ये तो बहुत गलत हो रहा है, आपसे भी लॉन्च करा रहे हैं, हमसे भी लॉन्च करा रहे हैं, आप तो बड़े हैं ना। तो राष्ट्रपति ने कैंसिल कर दिया। मतलब प्रोटोकॉल वाइज कुछ नहीं, प्रोटोकॉल की बात नहीं। उसने कहा हाँ, भाव ये था, आप ठीक कह रही हैं, एक राष्ट्रपति लॉन्च कर रहा है तो उसके साथ साथ सारे गवर्नर वगैरह कैसे लॉन्च कर सकते हैं। तो उसने
राष्ट्रपति को फ़ोन कर दिया। वो तो असूल का आदमी था अलेक्जेंडर। राष्ट्रपति ने मानते हुए भी, संस्था का रिस्पेक्ट करते हैं वो, संस्था के प्रोग्राम में भी आए हैं, फिर भी उन्होंने प्रोटोकॉल वाइज लिख दिया आई एम अनएबल टू लॉन्च दिस, इतना। अच्छा, अब हमने राष्ट्रपति से अपॉइंटमेंट लेनी थी उनको सारी बात दोबारा कहने के लिए। हम उनसे अपॉइंटमेंट मांगे, वो अपॉइंटमेंट ही न दें, क्योंकि उन्होंने सोचा आएंगे फिर मुझे कहेंगे ये आप लॉन्च कर दीजिए, रूल के अंडर मैं कर नहीं सकता। जैसे कोई व्यक्ति शर्माता है, ऐसे फील करता है। तो फिर हमने क्या किया, एक जयपुर में एक जज थे लोढ़ा, तो लोढ़ा राष्ट्रपति को जानते थे, और प्रीवियस डे में राष्ट्रपति ने कलकत्ता में एक एजुकेशनिस्ट थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का लॉन्चिंग किया था, और उसमें कुछ शब्द बोले थे, वो हमने अखबार में पढ़े थे। तो हमने लोढ़ा जी को कहा कि आप अपॉइंटमेंट लो उनसे अपने नाम से। तो लोढ़ा जी ने अपने नाम से अपॉइंटमेंट लिख दिया विद 2 साथ ऐड कर दिया, और लोढ़ा जी को जानते थे, उन्होंने अपॉइंटमेंट दे दी। अब उसके बाद उनके साथ मैं और दादी गुलजार गए। अच्छा, तो जब राष्ट्रपति जी ने देखा कि लोढ़ा ने भी ऐसे किया है तो समझ गए वो अब क्या करें। हम वहाँ बैठ गए, तो मैंने उनकी फिर पहले महिमा की कि कलकत्ता में आपने इतना अच्छा आपने स्पीच दिया, आदि आदि आदि। तो कहते भाई ऐसा है, बहन जी थी दादी बड़ी, कि मैं मजबूर हूँ। उसने ही बताया कि अलेक्जेंडर ने मुझे फ़ोन किया था, तो हमें पॉइंट पता थी कि क्या किस तरह गलती हुई है अलेक्जेंडर से। तो हमने सारे कागज़ ले गए थे। हमने कहा सर आप देखिए, आपकी लॉन्चिंग की डेट फलानी है, और ये जो हमने अलेक्जेंडर या अदर गवर्नर्स को दिया है वो नेक्स्ट डेट है, सेलिब्रेशन ऑफ लॉन्चिंग है, लॉन्चिंग नहीं है। हमने कागज़ दिखाए कि देखिए हम कैसे कर सकते हैं कि आप लॉन्चिंग करें उसी दिन हम उनसे करा लें। तो ये हमने, क्योंकि बहुत बड़ा हमारे लिए इवेंट है, इसलिए हमने सेलिब्रेशन ऑफ लॉन्चिंग करके इसको रखा है। तो उनकी समझ में आ गया, उन्होंने प्रोग्राम को ओके कर दिया। इस तरह से यहाँ भी बाबा ने मदद की, नहीं तो अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती किसी प्रकार से। तो वो लोढ़ा जी से संपर्क कैसे हुआ भाई साहब? वो संस्था को जानते थे। ओके। जयपुर हमारी संस्था तो हर जगह सेवा करती रहती है ना। हमारी जयपुर की बहन ने बताया कि उनके बहुत नज़दीकी हैं, ये अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अच्छा, अब जो इनॉग्रल सेरेमनी हुई वो इतनी बढ़िया हुई, इतनी बढ़िया हुई, आप बात ना पूछो। उसके अंदर उस वक़्त होते थे केसी पंत, वो प्लानिंग कमीशन के चेयरमैन थे इंडिया के। नॉर्मली केसी पंत हमारे प्रोग्राम में आए होंगे, लेकिन इस प्रकार की स्टैंप लॉन्चिंग के कारण ही वो आए, क्योंकि वो लॉन्चिंग राष्ट्रपति जी के पास हो रही थी। हर व्यक्ति चाहता है कि राष्ट्रपति जी के समीप में मैं आऊँ। अच्छा, उसमें एक एक्ट्रेस होती थी वैजयंती माला, वो बड़ी मशहूर थी, वो भी उसमें आई। और नवाब पटौदी जो क्रिकेट टीम के कैप्टन थे, भारत के पूर्व कैप्टन, वो भी उसमें आया। मुझे सारे नाम याद नहीं, क्योंकि सिलेक्ट करके 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन्स को उसमें बुलाया गया था। और नियम होता है कि जब राष्ट्रपति एड्रेस करता है तो ऑडियंस में से 5-6 नाम लेता है, क्योंकि वो उनका सिस्टम है। उसमें उन्होंने उन सब लोगों के नाम भी लिए, और वो सब लोग भी वैसे कभी इकट्ठे ना हो, कभी हमारी संस्था में मुश्किल से आए, कोई ख़ास प्रोग्राम हो, एक जगह इकट्ठे, प्रेस्टिजियस दरबार हॉल है, वहाँ वो मिले। तो एक ढक से, जैसे कहते हैं ना, होलसेल ब्रह्मा कुमारी की सेवा भी हो गई, और ब्रह्मा कुमारी का स्टेटस भी बहुत ऊंचा हो गया। तो भाई साहब आपने बताया कि जो अलेक्जेंडर जी ने मना किया था, तो ये हमको खुद राष्ट्रपति जी ने बताया? हाँ, राष्ट्रपति जी ने बताया। हमने कहा आपने, पहले तो मिल नहीं रहे थे, जब मिले तो उन्होंने बताया कि देखो ऐसा था, क्योंकि उन्होंने सडनली कह दिया ना आई एम अनएबल टू, कि वो ऐसे ऐसे अलेक्जेंडर है, वो मेरा पीएस था और वो आईएएस ऑफिसर है और बड़ा असूल वाला है। उसने मुझे फ़ोन किया कि आपके लोग गए होंगे उनके पास, ये कैसे हो सकता है कि साहब आप राष्ट्रपति, मैं गवर्नर, हम इकट्ठे लॉन्चिंग कर रहे हैं। उसने डेट नहीं देखी थी।
अब क्या हुआ इसके बाद कि अनेक प्रांतों में इसकी लॉन्चिंग हुई और वहाँ भी इसी प्रकार से जैसे हमारा दिल्ली में हुआ, हर एक ने लॉन्चिंग के वक्त वो जो सेलिब्रेशन और लॉन्चिंग थी उसमें अपने अपने स्थान के इम्पोर्टेंट लोगों को बुलाया। तो आप सोचिए कि भारत के कितने प्रांत हैं, कम से कम आधे प्रांतों ने वो किया था। तो इस स्टैम्प से उन सब की भी सेवा हो गई। अच्छा, फिर लंदन में खास लंदन वालों ने हमें फ़ोन किया। पहले तो वो बहुत खुशी जाहिर की, ये तो एक अचंभा ही हो गया है, इम्पॉसिबल। तो वहाँ जो LM सिंघवी साहब थे एम्बेसडर, वो आए और उन्होंने अपने और लोगों को भी लाया, इंडियंस को। और हमारे लंदन वालों ने भी इंडियन कम्युनिटी के अच्छे अच्छे लोगों को ला के वो सेलिब्रेशन किया। अगर आप असेस करें कि कितने सेलिब्रेशंस हो गए और कितनी सेवा हो गई, एक तो ये बात है। उसके बाद एक और बात हुई, हम वो कहते हैं हमको जो स्पॉन्सर होता है, जो व्यक्ति प्रमोटर होता है, उसको स्टैम्प खरीदने होते हैं। तो हम तो चाहते थे ज़्यादा से ज़्यादा स्टैम्प खरीद लें, लेकिन वो एक टाइम में 10 लाख स्टैम्प छापते हैं, कमेमोरेटिव स्टैम्प। और फिर वो क्या करते हैं, अपने भिन्न भिन्न पोस्ट ऑफिस में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं और हमें भी देते हैं। हमें कोई लिमिटेड देते हैं, मुझे याद नहीं, 1 लाख शायद हमको देते हैं। हम तो सारे ही लेना चाहते थे, तो उन्होंने 1 लाख दिए और हमने फर्स्ट डे कवर भी ले लिया उनसे और बड़े खुश हुए, अपने अपने सेंटरों को बांट दिए। और हर सेंटर वाले कहे हमें स्टैम्प्स दे दो, हमें स्टैम्प दे दो। तो हमने सोचा कि क्यों ना जाके दिल्ली, हमने उनसे लिस्ट ली उनके डिपार्टमेंट से कि कहाँ कहाँ इन्होंने दिल्ली में स्टैम्प गवर्नमेंट ने पोस्ट ऑफिस में दिए हैं। तो है ना, इंडिया का तो हम नहीं कर सकते थे, तो हमने वहाँ जा कर के वो सारे स्टैम्प खरीद लिए ताकि हम अपने भाई बहनों को दे सकें। और फिर कुछ विदेशी उस वक़्त माउंट आबू में थे, वो तो खुशी से नाच रहे थे, ख़ास तौर पे कि इतनी शानदार स्टैम्प निकली है। फिर हमने अच्छा उसका जो होता है ना ब्लो अप, वो भी हमने 2-3 लिए थे, चार्जेस पे मिलते हैं। फिर हमने अपने बनवा लिए। तो फिर हम ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए थे और उनका स्टैम्प था। तो फिर बाप दादा की पधरामनी होती है, तो पधरामनी के वक़्त हम वो स्टैम्प ले गए। अच्छा हम तो बड़े हम्बल हैं, लोग तो बड़े खुश थे कि बहुत बड़ा काम कर दिया। हम तो कहते कराया तो बाबा ने। तो हम उसको लेके बाबा के पास गए और बाबा बहुत खुश हुआ। तो बाबा ने तारीफ़ की, हम और कुछ नहीं तो हमारे खुशी के आंसू आ गए। आशा बहन भी साथ गई। इस तरह से मतलब ये इवेंट हुआ। उसके बाद हमने क्या किया कि जो शहर के VIPs हैं उसकी लिस्ट निकाली। अच्छा, उसको लिस्ट निकाल के फर्स्ट डे कवर था ना, तो फर्स्ट डे कवर पे वो शिव बाबा का छप्पा भी लगा हुआ था, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ कंसिडर्ड एज ए पेड स्टैम्प एनवेलप। अच्छा, वो फर्स्ट डे कवर भी हमारे उस पोस्ट ऑफिस में मिलता है, उसका कोई रेट था। तो हमने लोगों को कुछ मैसेज देकर ज्ञान का फर्स्ट डे कवर भेजे, कुछ रख लिए एज ए मेमोरियल। तो उससे भी सेवा हो गई। तो वो देखें कि ब्रह्मा कुमारी का पहले क्या हुआ था, एक होती स्टैम्प, एक होती सील। तो स्टैम्प तो गवर्नमेंट इशू करती है, सील ये होता है कि आप खुद भी अपना कोई बना के ना स्टैम्प जैसा डिज़ाइन, और वो आप किसी को डाक भेजते हैं तो अपने नीचे लगा लेते हैं। पहले हमने सोचा था ये स्टैम्प नहीं निकलेगी तो हम इसकी सील बना के लगा लेंगे, लेकिन उसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ी और बाबा ने अपना काम करवा लिया। तो सील बनी फिर बाद में? नहीं, क्योंकि सील इज लोअर थिंग ना। सील तो हमने सोचा था कि भाई अच्छा अगर गवर्नमेंट नहीं निकाल पाएगी तो बाबा की डायरेक्शन को सेटिस्फाई करने के लिए बाबा यही कहता ना आपकी स्टैम्प निकले तो हम सील बना लेंगे और अपनी डाक में लगाना शुरू कर देंगे। और माउंट आबू से आपको पता है कि सब सेंटरों पर डेली हमारी मुरली जाती है। अच्छा, तो हमने कई छोटे छोटे सेंटर भी हैं, हर जगह तो उनको इतना इन्फॉर्मेशन नहीं होता। तो हमने माउंट आबू वालों को कहा कि हर मुरली अब जो जाएगी उसमें आप ये स्टैंप लगाइए। तो घर घर स्टैंप पहुंच गई वो, ऐसा था।
तो जब बाबा ने देखा होगा वो स्टैम्प का, तो हाँ। बाबा ने कुछ वरदान दिया होगा, कुछ बाबा कहा? बाबा बहुत मुस्कुराए, और बाबा ने करवाया था वो तो बाबा को पहले ही पता था कि मैंने कराया, लेकिन हमें ये बाबा का वरदान था कि इस तरह के काम में करता बाबा मदद था और हम उसमें वो करते थे। आगे भी जो है आपके प्रोग्राम में मैं ऐसी कई घटना सुनाऊंगा। अब ये सोचिए इस केस में कहाँ कहाँ बाबा ने हमारी मदद की, आइडिया देने से लेकर के एंड तक, एंड तक। है ना। हाँ, क्योंकि पहले तो बाबा ने कहा, नहीं तो किसी को ख्याल भी नहीं आता स्टैंप निकालने का। फिर हमने बाबा की बात को कैच करके अप्लाई किया। अच्छा, फिर आप देखिए कि एक बारी फेल हो गया, मुझे झपकी आ गई, तो मैं ये भी सोच सकता था कि झपकी मीन्स ये होना ही नहीं, है ना। झपकी आई, मैंने खुद बोला बहन जी को नहीं होगा, लेकिन मैंने ये नहीं कहा, दिल में सोचा कि कभी भी नहीं होगा, तो वो उस तरह से हुआ। आप देखेंगे कि वो व्यक्ति कैसे हो गया। और गवर्नमेंट का लॉ है कि जब सीट छोड़ने पर तो मिनिस्टर चेंज करना ही पड़ता है, लेकिन फिलेटेलिक कमेटी में हर मिनिस्टर, क्योंकि उसके अंडर होती है, अपने व्यक्ति डालता है। अच्छा, राजेश पायलट भी हमारे कई प्रोग्राम में आए हुए थे। हमारा यूथ का एक प्रोग्राम हुआ था, ऑल इंडिया साइकिल रैली, उसके वो चेयरमैन थे और बड़े खुश हुए थे। दिल्ली के एक हॉल में प्रोग्राम किया था, बहुत खुश थे। ब्रह्मा कुमारी में ऑल इंडिया यूथ साइकिल रैली निकाली है, तो वो भी हमें पक्का पता था कि उसको ओके करेंगे। लेकिन आप देखिए ड्रामा कैसा है, अब बाबा कैसे नाच नचाता है बच्चों को, क्योंकि इजीली अगर हो जाए, मान लो इजी फर्स्ट टाइम में हो जाए, तो बाबा की हेल्प हो गई ना, वो तो सीधी। बाबा कहता नहीं, हेल्प मैं करूँगा, बैकग्राउंड में मैं हूँ, परंतु मेहनत आपसे करवाऊँगा, उसी तरह करवाऊँगा जैसे संसारिक लोगों से करवाता हूँ, ऐसा नहीं है। तो अब वो भी उसका उसी दिन पोर्टफोलियो चेंज हो गया, जिस दिन वो उन्होंने साइन करना था। अब वो भी गए, कुछ कर नहीं सकते, जैसे फिर जीरो हो गया। अच्छा, फिर बाबा ने देखो, बाबा को तो सारा पता रहता है कि बाबा ने देखो कहाँ से कहाँ सुखराम जी बने, और सुखराम जी हमें जानते भी नहीं थे, लेकिन जो ही वो बने तो मुझे पता था कि उसने बताया हुआ था कि सुखराम जी में कि मैं मुँह बोली बहन हूँ, तो मेरे मन में अपने आप यहाँ घंटी बजी कि अब ये हो जाएगा, और उसी तरह से हुआ। अब वो कहा, अभी भी ड्रामा है कि उस मेजर मोहिनी का हमें मिलना पहली बात, तो बाबा ने जैसे इन एडवांस प्लानिंग होती है कि नहीं, कि हम तो वहाँ कार में जा रहे थे, हिमाचल में कार नहीं चाहते हैं, एक पुलिया थी, हमने चाय रखी हुई थी, हमने कहा चलो यहाँ खड़े होकर के, अब वहीं वो रहती थी, वो आ गई फटाफट बहनों को देखकर, तो पहला इंट्रोडक्शन हो गया, इसका कहाँ 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 जाके रिज़ल्ट ये निकलना। तो बाबा इससे ये भी पता लगता है कि बाबा जानी जाननहार, वो डायरेक्टली मिरेकल नहीं करता, लेकिन मिरेकल जैसा ही करता है, लेकिन कैसे किस चीज़ को लिंक करता है। तो फिर वो दूसरी बारी आबू में आ गई, तब भी कुछ बाई चांस मैं वहाँ था। अच्छा, उसके बाद तो और मुलाकात हो गई। उसके बाद मैं आपको ये भी बताऊं कि जब मेजर मोहिनी दिल्ली में मैंने कहा कि बहन जी ये काम करना, उसने मेरे से कई काम करवाए अपने, कि भाई साहब मुझे वहाँ ले चलो, मुझे उससे मिलना है, ऐसे तो पॉलिटिशियन जैसी थी ना वो, तो मैं उसको हर जगह ले जाता था, उसकी खातिरी भी करता था कि यही हमारा एक टूल है जो करेगा। उसने काफ़ी मेरा फ़ायदा लिया, मैं समझता था ये करो, कहीं इसको मिलना है उसको मिलना है, किसी को हमारे सेंटर पे भी बुला लेती थी, हम उसकी पालना करते थे। लेकिन उसने खुद बताया कि जब कमेटी में ऐसे हुआ, लोगों ने कहा, तो मैंने, उनको पता ही नहीं था ब्रह्मा कुमारी कौन है, तो मैंने उनको, बड़ी पावरफुल थी वो, तो मैंने उनको सबको परिचय दिया और उनसे धर्म युद्ध किया, ये इतना पुण्य का काम है, अगर तुम नहीं करोगे तो फिर देखना। तो मेजॉरिटी वाले मान गए, लेकिन 2-4 ऐसे थे, होता है ना हर कमेटी में, जो या तो ब्रह्मा कुमारी को जानते नहीं होंगे या ब्रह्मा कुमारी से अपोज्ड होंगे। एक तो कम्युनिस्ट था, वो तो कहता था पर्सनैलिटी के बनने नहीं चाहिए इस टाइम, किसी भी पर्सनैलिटी के क्यों बने।
अच्छा रिलीजियस के तो बिल्कुल ही नहीं बनने चाहिए। तो वो सारा करके फाइनली क्योंकि सुखराम जी का इससे संबंध था, उन्होंने ये लिख दिया कि आई विल टेक द फाइनल डिसीजन एज द मिनिस्टर। और भाई साहब आपने बताया कि दादी गुलजार भी गए थे मिलने जब आपको अपॉइंटमेंट मिली थी, तो दादी गुलजार जी को जब आपने सारी बातें बताई होंगी तो उनका इंटरेक्शन जो हुआ राष्ट्रपति जी से, उसमें विशेष दादी का भी कुछ प्रभाव पड़ा होगा। ऐसा है कि दादी गुलजार हमारी सीनियर मोस्ट ट्रांस मैसेंजर हैं। योगीनाथ में सारे वर्ल्ड में जितना दादी गुलजार की महिमा होती है, सुबह कोई कह दे कि शाम को दादी गुलजार का क्लास है, सारा हॉल तालियों से गूंज जाता है। वो यानी उनकी भाषा आप देखिए, उनकी भाषा का एक शब्द भी आप रिप्लेस नहीं कर सकते जैसे बाबा की भाषा का। तो उनका योगिक प्रभाव बहुत है। इसीलिए मैं वैसे तो हमेशा किसी भी से मिलने जाऊं तो बहनों के बगैर नहीं जाता, इतना सीरियस मामला था। और लोढ़ा जी थे तो वो भी खुश होंगे, राष्ट्रपति तो उनके वाइब्रेशन से चेंज हो जाएगा। इसलिए हम जब गए तो राष्ट्रपति ने खुद ही बोलना शुरू कर दिया कि जी कहाँ तो मिल नहीं पा रहे थे हमसे, जान के कि भाई मैं क्या कहूँगा, और क्या उनको कोई ज़रूरत भी नहीं थी बताने की। नॉर्मली वो लिख देते हैं ड्यू टू अनअवॉइडेबल रीजन आई विल नॉट बी एबल टू, कोई रीज़न नहीं देते हैं। ना करने में कभी भी राष्ट्रपति की लेटर में रीज़न नहीं होता। लेकिन अब दादी का प्रभाव लोढ़ा का नहीं था, लोढ़ा को तो समझते थे, इसने इनके लिए टाइम लिया, लेकिन दादी का प्रभाव फटाफट वो बोले ऐसे हुआ ऐसे हुआ ऐसे हुआ, जैसे बाबा उनसे करवा रहा है एक छोटे बच्चे से, जैसे कोई कन्फेशन करवाता है ना, ऐसा सीन था। तो हम मुस्कुरा रहे थे कि देखो राष्ट्रपति जी कैसे कह रहे हैं। फिर उन्होंने रीज़न बताया, हमें आइडिया हो गया था कि हमने तो जानबूझ के नेक्स्ट डे रखा था, उस दिन रख ही नहीं सकते। उसने कह दिया कि जिन्होंने साइमल्टेनियस रखा। जब उनको क्लैरिफाई किया, पहले उन्होंने अलेक्जेंडर की सारी महिमा की, वो था सीनियर ऑफिसर था बहुत, मेरा पीए था आदि। अब उसने कहा है रूल्स हैं, तो लेकिन जब हमने उनको दिखाया कि ये देखिए ये कागज़ हैं, ये हमने सेरेमनी ऑफ लॉन्चिंग है, नेक्स्ट डे है, तो फिर उन्होंने कर दिया। यानी विघन उसी तरह आए जैसे दुनिया में किसी को आते हैं, लेकिन पीछे पीछे एक तो हमें फेथ था कि बाबा का काम है होगा, और बाबा की सपोर्ट हर जगह दिखती है। अच्छा लॉन्चिंग हो, स्टैंप निकलना और बात है, लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा के नाम से आज तक हिस्ट्री में नहीं हुआ, ना कभी होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक संस्था का हेड, जिसको हम लोग प्रजापिता ब्रह्मा मानते हैं, सारी दुनिया प्रजापिता ब्रह्मा तो किसी और को मानती है, उस नाम से वो स्टैंप निकले हैं, एक यूनिक बात है। और वो फिर ब्रोशर भी बनाए उसका, वो भी गवर्नमेंट का हो गया ना। हमने बहुत सारे ब्रोशर लिए थे लोगों को दिखाने के लिए कि देखो सरकार कह रही है कि प्रजापिता ब्रह्मा है ना, देखा जाए ऐसा है। बहुत विशेष घटना भाई साहब, और ऐतिहासिक, जिसका बाबा मूल्यों में भी वर्णन करते हैं। और ये विशेषता हमने देखी है, बाबा जहाँ है, बाबा का रथ स्वयं दादी, दिल्ली में दादी के वाइब्रेशंस हैं, और बाबा ने हमारे बड़ों को जो दिव्य बुद्धि दी है, जो बाबा के एक एक डायरेक्शन को कैच करते हैं और उसको कैसे सफल करना है दृढ़ता से, कि ये हमारा नहीं, ये बाबा के मुख से निकला हुआ कार्य है, ज़रूर ये हर कल्प हुआ है और इस कल्प में भी उसको ज़रूर होना है। तो ऐसी ही एक घटना हमने आज आदरणीय भाई साहब से सुनी। आगे भी ऐसे ही रोमांचकारी और असंभव लगने वाले कार्य जो संगम पर परमात्मा आकर के संभव कराते हैं, इनको और भी हम डिटेल में जानेंगे आदरणीय भाई साहब से। आज के लिए भाई साहब हमारे सामने आपने ये ऐतिहासिक घटना का वर्णन किया, हमें भी लगा जैसे हम वाकई में उस समय में हैं और प्रत्यक्ष हम उस चीज़ को देख रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब। ओम शांति। ओम शांति।